यार जब भी कोई स्टेटमेंट जारी करता है तो पाकिस्तानी शहरियों के गिले शिकवे नीचे शुरू हो जाते हैं और वो लगातार रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक वो ऐसा करते हैं और बहुत ज़्यादा मैसेजेस नीचे आते हैं और ये काफ़ी तकलीफ दे मैसेजेस भी उसमें होते हैं। तो इस वजह से शायद गुरेज किया गया है। अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक तो ISPR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं किया है, लेकिन जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्तलिफ सहाफ़ियों को वो भिजवाया गया प्रेस नोट और उन्होंने उसको सबसे पहले ट्वीट किया और फिर टीवी चैनल्स ने उसको अपनी खबरों की जीनत बनाया। खबर क्या है ज़रा वो सुनिए, फिर उसके ऊपर मैं अपना एनालिसिस भी दूंगा, सिचुएशन भी आपको बताऊंगा। देखिए, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयां करने का टाइम आ गया है। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को और उनके फॉलोअर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और दोबारा से उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ होंगी पाकिस्तान में और ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है बड़े पैमाने पर भी। ISPR के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बगैर सबूत इंतहाई बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। ISPR का कहना है कि मुतल्लिका सियासी रहनुमाओं से कहते हैं कि वो झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद करें और झूठे इल्ज़ामात के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है इसमें इमरान खान साहब का बाकायदा ISPR ने नाम लिया है। अंग्रेज़ी में जारी हुआ है ये प्रेस नोट, लेकिन इसमें लिखा है कि इमरान खान के मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। बदनीयती भी करार दे दिया और मनगढ़ंत भी करार दे दिया और काबिल मज़म्मत भी हो गए और नाकाबिल कबूल भी करार दे दिया ISPR ने बताया कि मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात इंतहाई काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल हैं। 1 साल से वतीरा रहा है कि फ़ौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जाता है और सियासी मकासद के लिए सनसनीखेज प्रोपेगेंडा किया जाता है। और ISPR के मुताबिक सियासी मकासद के लिए इश्तियाल अंगेज सनसनीखेज प्रोपेगेंडे से निशाना बनाया जाता है और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं इनको कानूनी फोरम के ऊपर ले जाया जाए और ये भी कहा कि वो खुद भी कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। अब ये तो हो गया जी ISPR का स्टेटमेंट, ये आपके सामने है, ये अंग्रेज़ी में भी है, उर्दू में भी है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब चंद सवालात पैदा हो जाते हैं कि क्या मरीम नवाज़ ने जब नाम लेकर इसी ओहदे पर बैठे हुए एक फ़ौजी ऑफिसर का तज़किरा किया और उनके ऊपर बार बार तनकीद की, बल्कि इससे भी ऊपर वाले रैंक पे वो फ़ौजी जनरल मौजूद थे, तो क्या तब इस तरह का स्टेटमेंट आया? नहीं आया। आसिफ अली जरदारी ने जब फ़ौजी जर्नैलों को मुखातिब करके इदारे के ऊपर बल्कि अटैक किया, खाली जर्नैलों के ऊपर नहीं किया बल्कि एक फ़ौजी जनरल के बारे में तो उन्होंने बड़े तज़हीक और तौहीन आमेज़ अल्फाज भी इस्तेमाल किए आसिफ अली जरदारी ने, तब भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। एक दफ़ा तो आसिफ अली जरदारी ईंट से ईंट बजाकर पाकिस्तान से भाग भी गए थे, तब भी कोई ऐसा सच रद्द-ए-अमल नहीं आया। नवाज शरीफ की दवा एक मामूली सा रद्द-ए-अमल आया था एक मरतबा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुए, नवाज शरीफ के बंदों को मारा कुटा नहीं गया, नवाज शरीफ के घर का दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया, पुलिस की जानिब से हुआ, लेकिन ये उस वक्त नहीं किया गया था। नवाज शरीफ के लिए हालात उतने तंग और इतने परेशान कुन नहीं रहे। नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया और मामला रफा दफा हो गया, बल्कि कार्रवाई करने से रोक दिया गया। जहां पे मुकदमा दर्ज करवाने थे वो भी नहीं हो सका। क्या ऐसा कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब के बड़े खौफनाक बयानात हैं और उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की वो हालत करेंगे जो अमेरिकन की हालत की है तालिबान ने, वहाँ पे अमेरिकी फ़ौज की जो हालत हुई अफगानिस्तान में तालिबान के हाथों, ये स्टेटमेंट भी मौलाना फजलुर रहमान ने दिया था। इसके ऊपर भी हमने देखा कोई रद्द-ए-अमल नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ पाक फ़ौज के साथ किया, यानी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ पाक फ़ौज के वहाँ किसी एक जर्नैल का उन्होंने नाम नहीं लिया था, उन्होंने पूरी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और ये इल्ज़ामात लगाए थे कि इन्होंने कभी कोई जंग ही नहीं जीती। ये भी इल्ज़ामात लगाए थे कि ये कौम की हड्डियों पे से गोश्त उतार कर खा गए हैं, इस किस्म का नोच लिया है, यानी पाकिस्तानी कौम के सारे वसाइल भी खा लिए और पाकिस्तान को दिया भी कुछ नहीं। इस किस्म के इल्ज़ामात पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने लगाए थे। तब कोई रद्द-ए-अमल आया था? जहाँ तक मुझे याद है तब भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया था। फिर एक हमारे हैं जी साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब, उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में ये कहा था कि उनकी टांगें कांप रही थी और इंडिया के मामले पे कहा था। इंटरनल मामले में तो चलो मुदाखलत हो जाती है, कभी कोई गिला शिकवा भी आ जाता है आपस में, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत वाले मामले के अंदर अपनी फ़ौज को आप नीचा दिखाएं। ये भी किया था अयाज सादिक ने। देखिए, मरीम नवाज साहबा का इल्ज़ाम क्या था?
उन्होंने एक इरफान मलिक साहब थे जर्नल, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मरियम नवाज साहिबा को कत्ल करना चाहते हैं और कत्ल कर सकते हैं, उन्हें क्रश कर सकते हैं। और इस किस्म का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। नवाज शरीफ साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया था और नवाज शरीफ साहब ने वार्न भी किया था। इमरान खान साहब ने भी उसी तरह का एक स्टेटमेंट दे दिया और इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर मुझे मारा गया तो उस वक्त इस सीट के ऊपर जनरल इरफान मलिक साहब थे, आज इस सीट के ऊपर जो है वो जनरल फैसल नसीर साहब हैं। इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ दे दिया स्टेटमेंट। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जो है वो इदारे की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ रहा है। तो इससे आप एक बात समझ लीजिए कि इमरान खान साहब के बारे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का रवैया बाकी सियासतदानों की निस्बत मुख्तलिफ है। अब इसकी वजह तलाश कर लेते हैं। 2-3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 तो ये रीजन हो सकता है कि इमरान खान के कहने से फर्क पड़ता है और बाकियों के कहने से फर्क नहीं पड़ता था। इमरान खान ओपिनियन मेकर हैं और बाकी लोग ओपिनियन नहीं बना पाते थे, या बाकी लोगों की बात के ऊपर अवाम एतबार नहीं करती थी, इमरान खान की बात पे एतबार करती है, इसलिए इमरान खान की बात को संजीदा भी लिया जाता है, उसका रद्द-ए-अमल भी दिया जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि बाकी सियासतदान काबिल कबूल हैं इदारों के लिए और इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, इसलिए इमरान खान को रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी है और बाकियों को रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी नहीं है। तीसरी एक और चीज़ भी हो सकती है कि इदारे को लगता है कि जो बाकियों ने इल्ज़ामात लगाए वो ठीक थे, जो इमरान खान लगा रहे हैं वो गलत हैं। तो वो अगर इल्ज़ाम ठीक थे तो उन पर क्या एक्शन हुआ, ये भी सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। लेकिन अब रद्द-ए-अमल आ रहा है तो इमरान खान साहब के खिलाफ आ रहा है। एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के ऊपर ऐसा लगता है कि अब मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। दूसरी मरतबा रद्द-ए-अमल आया इमरान खान साहब के खिलाफ। एक जनरल बाजवा के टाइम पे भी आया था, एक अब आ गया है। देखना यह है कि किस तरह का अटैक इमरान खान साहब को उसका सामना करना पड़ता है पुलिस की जानिब से, क्योंकि निगरान हुकूमत और बाकी सब लोगों के हवाले से ये खबरें भी चल रही हैं कि इन स्टेटमेंट्स के बाद, ख़ासतौर पर ये स्टेटमेंट के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, हुकूमत के दीगर लोग और उनके अलावा मोहसिन नकवी एंड पार्टी, ये सब एक्टिव हो गए हैं और अब ये पुलिस को और इदारों को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान साहब कल जा रहे हैं इस्लामाबाद पेशी पर, उनके साथ वहाँ क्या सूरत-ए-हाल होती है ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा। कराची के अंदर जिस तरह वारदात डाली गई है, ये जो हाथों से गिरें लगाई हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट को दांतों से खोलनी पड़ेंगी। कराची में जो मेरे सोर्सेज हैं, स्पेशली वो लोग जो बड़ा इन डेप्थ जाके चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और उनके बारे में मालूमात रखते हैं, उन्होंने ये कहा है कि कराची में दोबारा बारूद इकट्ठा हो रहा है। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ लोग अंदर खाते तैयार हो रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं, प्लानिंग्स की जा रही हैं और आने वाले वक्त में कराची के कंट्रोल की एक लड़ाई खुदा न खास्ता होगी और ऐसी सूरत-ए-हाल में कराची वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से 12-14 साल पहले बड़ी मुश्किल से कराची को निकाला गया था। उधर एक और बयान आ रहा है और इमरान खान साहब को कातिल करार दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शहीद अरशद शरीफ का कत्ल भी इमरान खान ने किया, हामिद मीर पे भी गोलियां इमरान खान ने चलाई। ओ भाई, हामिद मीर तो पूछ लो। और हामिद मीर साहब ने उल्टा धमकी लगा दी टेक्निकल नौइयत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और उनका यह कहना है कि इस मरतबा को वज़ीर आज़म निकाला गया तो एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के पीछे नहीं खड़ी हुई, इसलिए अदलिया जो है उसको भी खुमियादा भुगतना पड़ेगा। और दरवाजे टूटने की मिसालें भी दी और ये कहा कि बख्तरबंद से बड़ी गाड़ियां भी आ सकती हैं या कोई बड़ी चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इशारा तो उनका अदलिया की तरफ था।